Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. पिछली वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यूज के कुछ पार्ट फर्स्ट के बारे में बात किया था, जहां पे हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एमसीक्यूज के। उसी के कंटिन्यूएशन में, क्योंकि लास्ट वीडियो काफी बड़ी हो जाती तो उसके लिए हम लोगों ने उसमें 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो पार्टनर है, विष्णु एंड मीशु are partners in a firm. Mishu draw a fixed amount at the end of every quarter. मीशु ने हर क्वार्टर के एंड में कुछ पैसा निकाला। ओके, हमें नहीं पता कुछ कितना निकाला, पर हर क्वार्टर के एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला। ओके, ठीक है, अभी ध्यान देना है इस पे। ठीक, उसने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 15%। इंटरेस्ट 15% का लग रहा है, इंटरेस्ट जो है वो कितना है 15% का। ओके, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मीशूज ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 9,000। चलिए, इंटरेस्ट दे भी रखा है उन्होंने, कितने का, ₹9,000, 9,000 रुपए का इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ऑन ड्रॉइंग ऑन मीशूज फॉर। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि ये कितने महीने के ऊपर ये ड्रॉइंग लगा होगा। ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो खैर इनकी जरूरत भी नहीं थी। हम लोग ये जानते हैं कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में जब हम लोग निकाल रहे होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मंथ रिमेन आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो पहली ड्रॉइंग आपने पहले क्वार्टर के एंड में निकाली होगी, तो उसके बाद आपके पास कितने महीने बच रहे होंगे? 9। आखिरी ड्रॉइंग आपने आखिरी क्वार्टर के एंड में निकाला होगा, कितने बच रहे हैं? 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना? 4.5 मंथ्स। बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, तो 4.5 महीने। हाँ, सी कुछ सिंपल है। इसमें तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, 9,000 फालतू में दे रखा है। 9,000 से अगर ये बोला होता कि ड्राइंग की अमाउंट निकालो, तब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमें जरूरत पड़नी थी, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत थी नहीं। चलिए, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है। देयर वाज डेटर ऑफ 34,000। डेटर्स हमारे पास कितने के? डेटर्स हैं 34,000 रुपीज के। ओके, 34,000। डेटर्स ऑफ 1,000 बिकम बेड। इसमें से 1,000 रुपए के डेटर जो हैं वो क्या हो गए? बेड डेब्ट्स हो गए। 1,000 रुपए के डेटर्स एंड 60% वर रियलाइज फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर। और बाकी डेटर्स कितने के थे? 33,000 रुपीज के डेटर्स थे। इनसे 60% रियलाइज हो रहा है। 33,000 का 60% रियलाइज हो रहा है, यानी ये कितने में रियलाइज हो रहा है? 19,800, 19,800 में रियलाइज हो रहा है। ओके, रियलाइज फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर विच अमाउंटेड विल बी डेबिटेड एंड बाय हाउ मच ऑन द रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स। ठीक है, तो कौन सी चीज डेबिट साइड में आएगी? डेबिट साइड में आती जितने में रियलाइज हो रहा होता है। रियलाइजेशन के, ये अगर रियलाइजेशन है तो यहां डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? ऐसे तो करते हैं हम, टू बैंक करके करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं डेटर्स कितने में रियलाइज हो रहा है, तो वहां पे हमने कितने में रियलाइज हो रहा था? 19,800। यानी डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में कितना आएगा? 19,800 रुपए। तो यहां पे आ जाएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी बोल दीजिए, बाय 19,800। आंसर सी इसका ऑप्शन होना था, कोई दिक्कत ही नहीं। सिंपल सा तरीका है। देखिए, ये बड़े आसान एमसीक्यूज है, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से कौन से ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता? तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, ये तो आता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करें, ये भी आता है। और पार्टनर की सैलरी की बात करें तो ये भी आता है। बचा क्या? रेंट पेड टू पार्टनर, ये नहीं आता। ये किस में आता है? ये पीएनएल अकाउंट में आता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अगेंस्ट द प्रॉफिट चार्ज होता है। तो कहां आता है? ये पीएनएल अकाउंट में, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बाकी ये तीनों के तीनों जो है वो एप्रोप्रिएशन में, ये भी एप्रोप्रिएशन में आता है, ये भी एप्रोप्रिएशन में आता है, और ये भी एप्रोप्रिएशन में आता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। सिंपल है। तो अगला देख लेते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। सिक्योरिटीज प्रीमियम किस चीज के लिए यूटिलाइज नहीं होता है? चलिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक बायबैक ऑफ शेयर, शेयर्स को जब हम वापस लेते हैं तो कई लॉस में ले रहे होते हैं, तो उस लॉस को भी राइट ऑफ करने के लिए ये यूज होता है। बिल्कुल होता है, यहां पे भी होता है। अब बी को फिलहाल छोड़ देते हैं। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, हम लोगों ने ये तो खुद भी पढ़ा हुआ है। वो जो डिबेंचर्स के अंदर और शेयर्स के अंदर हम लोगों ने, डिबेंचर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग जो
लॉस ऑन इश्यू को या डिस्काउंट ऑन इश्यू को जब हम लोग राइट ऑफ कर रहे होते थे तो सबसे पहले राइट ऑफ किससे किया जाता था? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करते थे। यानी ये भी होता है, यहां पे भी यूज किया जा सकता है। चलिए ठीक है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी जो होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, यानी एडवांस एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्सपेंसेस जो हैं उस तरीके के एक्सपेंसेस के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जा सकता है। ठीक, तो बचा क्या? इश्यू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर, इस चीज के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं किया जाता है। बाकी तीनों चीजों के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज होता है। तो यानी यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? बी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये बड़े आसान एमसीक्यूज है, ये लास्ट ईयर उसमें आया, कुछ ऐसा नहीं है कि क्या ये कह रहा है कि अब वेंडर आर इफ वेंडर आर इशूड फुली पेड शेयर्स ऑफ 1,25,000 इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 1,50,000, ओके, द बैलेंस ऑफ 25,000 विल बी क्रेडिटेड टू। अब इसने कहा क्या, हम लोग जब एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कर रहे होते थे तो हमारे पास वहां पे, एक सेकेंड, वहां पे क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट हम लोग करते हैं टू वेंडर अकाउंट, ओके। अब उसने कहा कि हमारी वो जो एसेट थी वो एसेट थी कितने की? 1,50,000, 1,50,000, ओके। और कितने के परचेज कंसिडरेशन में आप उसको ले रहे हो? 1,25,000 रुपए के परचेज कंसिडरेशन पे ले रहे हो। तो जब आप ज्यादा अमाउंट की एसेट को कम में ले रहे होते हो तो वो जो बाकी बचा हुआ 25,000 है वो कहां जाता है? टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। और वैसे भी उसने बोला है द बैलेंस ऑफ 25,000 विल बी क्रेडिटेड, यहीं पे समझ जाओ। अगर 1% ये क्रेडिटेड ना बोल के अगर ये बोलता है डेबिटेड टू, तो डेबिटेड के केस में वो गुडविल होता, वो वहीं पे क्लियर हो जाता हमें। क्योंकि उसने बोला हुआ है क्रेडिटेड, तो वो हमारे पास क्या है? कैपिटल रिजर्व है। ठीक, ये भी बड़ा आसान था। आ जाए क्वेश्चन नंबर 17। अब ये 17 से जो आगे है ना 16, पहले 1 to 16 तक के जो क्वेश्चंस थे वो तो किसमें थे? पार्ट ए में, पार्टनरशिप और कंपनी में, और ये पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले चैप्टर में है। ये कह रहा है डैश इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। तो इसमें से किसको कहते हैं? करंट रेशियो नहीं, किसको कहते हैं? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? ये तो बड़ा ही आसान था। उसके बाद आगे बात करें, अगला क्या है? क्विक रेशियो ऑफ अ मेगामार्ट लिमिटेड। क्विक रेशियो जो है एक मेगामार्ट लिमिटेड का क्विक रेशियो है 1.5:1। तो हम लोग कुछ भी माने 1.5:1, यानी 1.5 जो है ये क्विक रेशियो है ना, यानी ये हमारे पास क्या है? इसकी लिक्विड एसेट, और ये क्या है हमारे पास? करंट लायबिलिटीज, ओके। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ दिस रेशियो। इसमें से किसकी वजह से ये रेशियो कम होगा? ओके, यानी 1.5 से नीचे आ जाएगा, ओके। तो वैसे तो ना इसको तो बहुत आसान होता है इसको समझना, ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूं तो इसको ना कई बार नंबर में लिख दिया करो, कुछ भी। 1.5 का मतलब कुछ भी ले लो। आपने कहा 1.5 लाख रुपए की आपके पास लिक्विड एसेट है, और आप कहो कि 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए की आपके पास क्या है? करंट लायबिलिटीज है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से क्या होगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, 10,000 का सामान 12,000 में बिका। चलिए ठीक है, तो उससे क्या होगा? 10,000 रुपए। अब स्टॉक तो यहां आता नहीं, इन्वेंट्रीज तो उसमें आनी नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे? आपने कहा कि 10,000 रुपए का स्टॉक 12,000 में हुआ, इसकी वजह से तो हमारा क्विक रेशियो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वो कह रहा है डिक्रीज होना चाहिए। तो पहले की वजह से तो क्या हो रहा है? डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये तो इसकी वजह से तो क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है क्विक रेशियो। ये तो नहीं हो सकता। कैश कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से हमने कैश कलेक्ट किए, इसकी वजह से भी हमारा जो ये है ये इंक्रीज हो रहा है। क्या? क्विक रेशियो, घट नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्या हो रहे हैं? कैश इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से। तीसरा, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदे कितने में? कैश में। यहां पे जरूर कुछ हो रहा है। आपने गुड्स को परचेज किया कितने में? कैश में। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे दो चीजें हुई, एक गुड्स खरीदे यानी स्टॉक बढ़ा, और दूसरा क्या हुआ? कैश कम हो गया। अब स्टॉक क्योंकि हमारा क्विक रेशियो का पार्ट होता ही नहीं है, इन्वेंट्रीज हमारा क्विक रेशियो का पार्ट नहीं होती, होती है क्या? नहीं। तो इन्वेंट्रीज बढ़ी तो है, पर उससे हमारा क्विक रेशियो की यानी क्विक एसिड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्विक एसिड 1,50,000 का है तो 1,50,000 रहा, और कैश हमारी क्या हो गई? कम हो गई।
तो जितने का भी कैश माना कि 38,000 रुपए की कैश क्या हो गई, कम हो गई, तो हमारा लिक्विड जो ये एसेट है ये क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट 38,000 रुपए की क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। और करंट लायबिलिटीज तो 50 का 50 है, तो वहां उसकी वजह से हमारे पास जो है क्विक रेशो जरूर घटने को देखने को मिलेगा। देखो कोई भी रेशो, जैसे क्विक रेशो है 1.5, ये आया होगा ना, ये क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा ये रेशो कब घटेगा, ये दो चीजों के बीच से, या तो जो ये हमारा न्यूमरेटर हो, यानी जो भी न्यूमरेटर है यानी लिक्विड एसेट, ये न्यूमरेटर बढ़े, ओके, और या तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो घटे। इससे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा क्विक रेशो। और क्विक रेशो कब कम होगा, या तो न्यूमरेटर कम हो या तो डिनोमिनेटर बढ़े, तो इसकी वजह से क्विक रेशो क्या होगा, हमारा कम होगा। तो यहां पे हमें यही देखने को मिल रहा है कि हमारा ये जो न्यूमरेटर है यानी लिक्विड एसिड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिनोमिनेटर हमारा कांस्टेंट है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो क्विक रेशो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सिंपल सी कहानी है, मैं तो जल्दीबाजी में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि, बट आई थिंक ये क्लियर होगा। नहीं आपको कोई भी चीज में कोई दिक्कत आती, मैं बार बार आपको बोलता हूं, पूछो उस चीज को, कमेंट में लिखो, मैं दोबारा उस चीज टॉपिक को डिटेल में, ये लिक्विड रेशो का या रेशो एनालिसिस वाला चैप्टर जो है वो डिटेल में हम आपको करवा दूंगे, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, ये आउटफ्लो शो होते हैं। कहां शो होते हैं, याद होगा आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। कहां होते हैं, ऑपरेटिंग। तो देखो आउटफ्लो फ्रॉम हाँ पहला ही मिल गया, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है हमारे पास, आउटफ्लो, पहला ए, इसका आंसर सिंपल हो गया, क्योंकि इन्वेस्टिंग में नहीं आता, फाइनेंसिंग में आता, नो इफेक्ट भी नहीं है, तो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है, ये आउटफ्लो शो होता है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, ठीक है, परचेज किया, सॉरी, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का खरीदा, यानी 2 लाख रुपए तुम्हारा क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। ध्यान रखना, 2 लाख रुपए का आउटफ्लो। आपने सोल्ड किया कितने में, 1,80,000 का बेचा भी है, 1,80,000 का क्या हुआ, इनफ्लो। भाई परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, परचेज जो होता है ये आउटफ्लो होता है, सेल जो होता है वो क्या होता है, इनफ्लो होता है, ठीक है। गुडविल हमने खरीदी है 3 लाख रुपए की, ये भी आउटफ्लो है। परचेज ऑफ गुडविल जो है 3 लाख रुपए की, ये क्या है, आउटफ्लो है, ये इन्वेस्टिंग में आता है। और अगर गुडविल घट रही होती है तो उसको हम लोग सेल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, और वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। खैर बहरहाल ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी। हमें ये देखना है कि कैश फ्लो क्या हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो हमने देखा, ऊपर से ही देख लिया कि यहां पे 2 लाख रुपए का खरीद रहे हैं, तो यानी 2 लाख रुपए हमारे पास क्या है, आउटफ्लो हुआ। 1,80,000 का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, और 3 लाख रुपए का जो है ये क्या है, आउटफ्लो। तो आउटफ्लो कितना हो गया, 3 और 2 5, माइनस 1,80,000 यानी 2,20,000 रुपए का स्टिल हमें क्या दिखने को मिल रहा है, नेट आउटफ्लो दिख रहा है ना इसमें, नेट आउटफ्लो। किसने, नेट आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टिंग का नेट आउटफ्लो। तो यहां पे देखो 2,20,000 का ही है, 2,20,000 है, 3,20,000 है, 3,20,000 सॉरी, ठीक है ना, 3,20,000। तो 3,20,000 का आउटफ्लो, ये इनफ्लो है नहीं, आउटफ्लो ये बी, आंसर इज बी। ये 5 लाख का था ना, 3 2 5, तो 5 लाख माइनस 1,80,000, 3,20,000, 3,20,000 का जो है ये आउटफ्लो है। सिंपल था। अब ये समझो ना कि 20 क्वेश्चंस थे हमारे पास, 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन एमसीक्यू से जो डिफिकल्ट थे, 2-3 डिफिकल्ट भी क्या थे, टेक्निकल थे। आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्यों एमसीक्यूज को इग्नोर करके चलते हो। मैं बार बार आपको सजेशन देता हूं, एमसीक्यूज को लेके चलो। सीयूईटी में ये सबसे ज्यादा मदद एमसीक्यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव डिटेल क्वेश्चन आपकी कोई मदद नहीं करने वाले, आप एमसीक्यूज ही आपकी मदद करेंगे। इनको इग्नोर करके मत चलो, इनको बिल्कुल डिटेल में लेके चलिए, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज में हम लोगों ने अकाउंटेंसी की को रखी, 2 वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटेंसी के, आगे चल के बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यूज, और भी एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट आपको होगी तो आप बताएं कि हाँ इस तरीके की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और चाहिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो आपके जो भी सजेशंस होते हैं, जिस भी तरीके की कोई चीज होती है, आप प्लीज उसको बताएं। आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपना नंबर देके रखते हैं, आप चाहें तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं आप कनेक्ट करें, हमें बताएं कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट और है। तो जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी तरीके की नीड होगी, जिस भी तरीके की चीजें आपको चाहिए होंगी प्रैक्टिस के लिए, आपको नोट्स चाहिए, मैं वो भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट आपकी है, फील फ्री टू टेल अस।
तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंटेंसी की किसी एक ऐसे इमर्जिंग टॉपिक के ऊपर। आपका कोई टॉपिक है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालो कि ये हमारा इंडिविजुअल टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन होना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।